तुम लोग चाहो तो इस याते से बाहर निकलकर आसपास के खेतों में घूम फिर सकते हो, लेकिन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने एक आदमी को शहर भेजकर वहाँ की सूरत हाल मालूम करता हूँ, अकरम सियाल ने कहा। तकरीबन उसी वक्त शाहपरी ने समीना के कान में सरगोशी की। समीना ने मैंने खेत दिगाहों से इशारे की तरफ देखा और वो दोनों उठकर याते के फाटक से बाहर निकल गए। सुबह की रूह पहली धूप में लहलहाते खेतों को देखकर शाहपरी पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। उसने अफगानिस्तान के एक बंजर और वीरान इलाके में आंख खोली थी। वो वहीं पली बड़ी थी। अफगानिस्तान में ऐसे सब्जे का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। यहाँ जवान और लहलहाती हुई फसलें आंखों को बहुत बली लग रही थी। खेतों में कई कई मिदारे भी काम करते हुए नजर आ रहे थे। वो दोनों कुछ देर तक एक जगह पर खड़ी इधर उधर देखती रहीं, फिर खेतों में दूर तक चली गई और निगाहों से ओझल हो गई। अकरम सियाल ने अपने आदमी को शहर भेज दिया और वो खुद शारिक वगैरह को वहीं छोड़कर खेतों की तरफ चला गया। शारिक वगैरह लान में घास पर बैठे रहे और जब वहां धूप फैल गई तो कमरे में आ गए। अब प्रोग्राम क्या है शारिक बाबू? नौलके ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा। हमें 2-3 दिन यहाँ रहना होगा, शारिक ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि आज जीजे को फैसलाबाद भेज दिया जाए ताकि वहां के हालात का अंदाजा हो सके। मैं चला जाता हूँ जी, जीजे ने आमादगी जाहिर कर दी। सादो को जानते हो ना, सैनमा के करीब नहर के पुल पर उसने अपना अड्डा बना रखा है। जी जी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जीजे ने कहा। तुम सीधे उसी के पास जाओ, शारिक बोला। मेरे नाम के हवाले से उससे बात करना, उससे तुम्हें सही मालूमात हासिल हो सकेंगी। ठीक है, मैं भी रवाना हो जाता हूँ। जीजा फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। अभी नहीं, शारिक ने उसे बैठने का इशारा किया। अकरम सियाल ने अपना आदमी शहर भेजा हुआ है, उसे वापिस आ लेने दो ताकि हमें यहाँ के हालात का भी पता चल जाए। जीजा दोबारा बैठ गया। अकरम सियाल का आदमी दोपहर 2 बजे के लगभग वापस आया था। उसकी इतला के मुताबिक हफीज की गुमशुदगी पर शहर में हलचल बची हुई थी। पुलिस उसे बड़ी शदोमर्द से तलाश कर रही थी। शहर के बहुत सारे बदमाश और गुंडों को पूछगछ के लिए भानों में बंद किया हुआ है। सब इंस्पेक्टर मलिक हफीज को जंग आए हुए चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं हुए थे और यहाँ आते उसने गुंडों और बदमाशों के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम शुरू कर दी थी। शहर की जराइम पेशा तबका उसे नाराज था और पुलिस का ख्याल था कि सब इंस्पेक्टर मलिक हफीज ऐसे ही लोगों के हाथ लग गया है और उसे कत्ल करके लाश भी कहीं गायब कर दी गई है। एक ही तला बहरहाल इत्मीनान बख्श सी के पुलिस ने पूछगछ के लिए शहर भर के गुंडों को दर लिया था, लेकिन जीजे की तरफ किसी ने शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया था कि वो अरसा पहले तायब हो चुका था और मलिक हफीज से उसका कभी कोई झगड़ा नहीं चला था। दोपहर का खाना भी अकरम सियाल के घर से आया था। सियाल भी उस वक्त तक यहीं मौजूद था और उसने खाना ही लोगों के साथ खाया। दोपहर 4 बजे के लगभग जीजा फैसलाबाद चला गया। उसने कह दिया था कि वो रात को वापस नहीं आएगा क्योंकि शहर में उसके कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं और वो रात अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहेगा और कल किसी वक्त वापस आएगा। खेतों में शाम से पहले का मंजर सुबह से ज्यादा दिलचस्प था। गुजारे अपना काम छोड़कर ढोर डंगरों को लेकर वापस जा रहे थे। मवेशियों के गलों में बंधी हुई घंटियां बड़ा दिलचस्प तासर दे रही थी। अकरम सियाल के 2 मिदारे मवेशी लेकर याते में आए तो समीना और शाहपरी भी उनके करीब चली गई। मवेशियों के शेड में बांधने के बाद वो दोनों आदमी उनके लिए चारा तैयार करने लगे। आधे घंटे बाद उन्हें चारा डालकर जब वो भैंसों का दूध धोने लगे तो समीना और शाहपरी भी उनके करीब आ गई। मैं दूध निकालूं? शाहपरी ने एक मिदारे की तरफ देखते हुए कहा। पहले कभी भैंस का दूध चोया भी? मिदारे ने सवारी की निगाहों से उसकी तरफ देखा। बकरी का? शाहपरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिदारे अपनी जगह से उठ गया। शाहपरी उसकी जगह पर बैठ के और दूध धोने लगी। मवेशी आमतौर पर अपने मालिक का हाथ पहचानते हैं। अजरमी हाथ से वो बुरी तरह बितक उठते हैं, लेकिन हाथ बदलने पर उस भैंस ने किसी मामूली से रद्द अमल का इजहार भी नहीं किया था। शाहपरी बाल्टी नीचे रखकर दूध धोती रही। बुदातम कुछ देर करीब खड़ा रहा, फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाता हुआ दूसरी बाल्टी लेकर दूसरी भैंस की तरफ चला गया। शाहपरी आखिरी दार निकालने के बाद उठ खड़ी हुई। उसने मुड़कर देखा तो शारिक 9 का अकरम सियाल करीब खड़े दिलचस्प नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। शाहपरी ने बाल्टी मुलादम के हवाले कर दी। उसके अंदाजे के मुताबिक उस भैंस ने तकरीबन 14 किलो दूध दिया था। सियाल साहब, शारिक अकरम सियाल की तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहो तो अपने एक आदमी को कम अज कम 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हो क्योंकि ये काम शाहपरी कर लेगी। शारिक की इस बात पर शाहपरी ने एक भरपूर कहकर लगाया था। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग लान में बैठे चाय पी रहे थे। सियाल साहब, शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपने बताया था कि मलिक हफीज ने आपके बंदे को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया था। क्या जुर्म किया था उसने? जुर्म तो कोई नहीं था, लेकिन मलिक हफीज को अपनी कारकर्दगी दिखाने का शौक था। सियाल ने जवाब दिया, मेरे मुलाजिम गामे का एक दुकानदार से पैसों का लेन देन पर झगड़ा हो गया था। गामे ने उसे 2 हाथ लगा दिए। उस वक्त मलिक हफीज उस तरफ से गुजर रहा था। उसने गामे को पकड़कर बंद कर दिया। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा था कि मलिक हफीज से आपका तनाजा ऐसा तो नहीं था कि उसकी गुमशुदगी पर आप पर भी शुबा किया जाए? शारिक बोला, नहीं। सियाल ने नफी में सारी लाया, वो मामला तो उसी वक्त खत्म हो गया था।
पुलिस के बड़े अफसरों से मेरे भी कुछ ताल्लुकात है। उनकी मुदालजे से बात खत्म हो गई थी और उसके बाद तो मेरा मलिक हफीज से कभी सामना भी नहीं हुआ था। तुम मुतमईन रहो, उसके बारे में पूछने के लिए इधर कोई नहीं आएगा। मैं यही इत्मीनान चाहता था। शारिक ने सारी लाया। यहाँ वैसे तुम लोगों को कोई खतरा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि इन दोनों लड़कियों को दांव दे दो। ये मेरी हवेली में रहेंगी, दाद होकर कपड़े बदल लेंगी और वहां इन्हें कुछ दूसरी सहूलतें भी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ये जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। शारिक बोला। समीना और शापरी को भी कोई एतराज नहीं था। और फिर शाम का अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले वो दोनों अकरम सियाल के साथ गाँव चली गई। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना उनके लिए गांव से आया था, लेकिन रात के खाने का बंदोबस्त डेरे पर ही किया गया था। फतेह मोहम्मद बड़ा अच्छा बावर्ची साबित हुआ। उसने सालन बहुत लजीज बनाया था और रोटियां भी उसी ने पकाई थी। मलिक हफीज डेरे के बाहर वाले कमरे में बंद था। शारिक ने अपनी मौजूदगी में पहले उसे खाना खिलाया और फिर खुद 9 लड़के के साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद वो बरामदे में कुर्सियों पर बैठे देर तक बातें करते रहे, फिर कमरे में आ गए। बिस्तर पर लेटकर भी वो देर तक बातें करते रहे और फिर उन पर गनूदगी तारी होने लगी और वो नींद की आगोश में पहुंच गए। शारिक को अंदाजा नहीं था तो वो कितनी देर तक सोया था, लेकिन दफतन उसकी आंख खुली थी। उसे यूं लगा था जैसे घोड़ी चलने की आवाज उसकी समाज से टकराई हो। वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। बाहर भी खामोशी की और किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोबारा लेटना ही चाहता था कि घोड़ी चलने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वो चलकर पलंग से उतर आया। फायर की आवाज खेतों की तरफ से सुनाई दी। वो पलंग से उतरकर दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि 9 लड़का भी जाग गया। वो दोनों कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए और इधर उधर देखने लगे। इहाते की दीवार के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज सुनकर शारिक फाटक की तरफ लपका। वो फतेह मोहम्मद था जो दौड़ता वो उस तरफ आ रहा था। क्या हुआ फतेह मोहम्मद, ये गोलियों की आवाज कैसी थी? शारिक ने पूछा। वो भाग रहा था, मैंने उसे गोली मार दी, फतेह मोहम्मद ने जवाब दिया। उसका सांस फूला हुआ था। कौन है, किससे गोली मार दी? शारिक चौंक गया। मलिक हफीज, फतेह मोहम्मद ने बताया। वो कमरे की खिड़की की सलाखें उखाड़ कर भाग रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और मैंने उसे गोली मार दी। उसकी लाश वहां पड़ी है। शारिक और नौनका उसके साथ दौड़ते हुए खेत के करीब आ गए। मुबीर के साथ ही खेत में मलिक हफीज की लाश पड़ी थी। अकरम सियाल भी गांव से डेरे पर पहुंच गया। शारिक का ख्याल था कि मलिक हफीज को अकरम सियाल के इशारे पर गोली मारकर हलाक किया गया था, क्योंकि उसके ख्याल में मलिक हफीज के लिए खिड़की की आइंदी सलाखें तोड़कर फरार होना आसान नहीं था। लेकिन जब उसने खिड़की का जायजा लिया तो उसे अपनी राय तब्दील करनी पड़ी। खिड़की की निचली चौखट से ईंटें खोदकर सलाखें निकाल दी गई थी और वो चमचा भी खिड़की के करीब जमीन पर पड़ा हुआ था जिसे ईंटें खोद दी गई थी। और मलिक हफीज के लिए खीर की प्लेट के साथ ये चमचा भी उसी कमरे में आया था जिसे मलिक हफीज ने छुपा दिया था। कमरे की तामीर में ईंटों की चुनाई गारे सी हुई थी। उस पर सीमेंट से हल्की सी लेप कर दी गई थी। चमचे की डंडी से ईंटें उखाड़ लेना मलिक हफीज के लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ होगा। फतेह मोहम्मद ने बताया था कि उसने मलिक हफीज को खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा था। पहले तो उसने ललकार कर उससे रोकने की कोशिश की, मगर मलिक हफीज नहीं रुका तो उसने गोली चला दी। पहली गोली खता गई। मलिक हफीज इसी दौरान खेत के किनारे तक पहुंच चुका था। फतेह मोहम्मद ने गोली चला दी और इत्तफाक से मलिक हफीज के सर में लगी और वो खेत में गिरते ही खत्म हो गया और अब उसकी लाश सामने पड़ी थी। अब क्या होगा सियाल साहब? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। गांव देहातों में ऐसी वारदातें होती रहती हैं और पुलिस भी जमींदारों के घरों पर आती रहती है, अकरम सियाल ने कहा। कभी मामला रफा दफा हो जाता है और कभी मुकदमे चलते हैं, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। मलिक हफीज एक पुलिस ऑफिसर था और पुलिस का पूरा महकमा उसकी तलाश में है। अगर उसकी लाश यहाँ से मिली तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि इस लाश को गायब कर दिया जाए और हम सब इसे भूल जाएं। हाँ, इसी में हम सब की भलाई है, शारिक ने जवाब दिया। मुझे यकीन था कि तुम मेरी तजवीज से इत्तफाक करोगे, अकरम सियाल ने मुस्कुराते हुए कहा और फतेह मोहम्मद को इशारा किया। फतेह मोहम्मद लाश को उठाकर इहाते के अंदर ले गया और इहाते में एक जगह दीवार के करीब गड्ढा खोदने लगा। लाश दबाने के बाद इस जगह चबूतरा बना देना ताकि किसी को शुबा ही ना हो, अकरम सियाल ने फतेह मोहम्मद से कहा और शारिक की तरफ घूम गया। ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं सुबह आऊंगा। वो उनसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। अकरम सियाल चला गया। नूनक और शारिक उस वक्त तक वहां खड़े रहे जब तक फतेह मोहम्मद गड्ढा खोदकर मलिक हफीज की लाश को दफन नहीं कर सका। उसने बेड़े की बट्टी बराबर की तो वो दोनों भी कमरे में आ गए। कुछ देर तक इस नई सूरत पर तबसरा करते रहे और फिर आंखें बंद कर ली। सुबह वो जल्दी उठ गए। उनके लिए सुबह का नाश्ता भी फतेह मोहम्मद ही ने तैयार किया था। नाश्ते के बाद शारिक टहलते हुआ खेतों की तरफ निकल गया। बाद खेतों में मिजारे काम कर रहे थे। शारिक एक आदमी के पास रुक गया। वह मुलाजिम एक खेत के मुडीर पर खड़ा था। उसके करीब भी फावड़ा पड़ा हुआ था। उस खेत में पानी लगा हुआ था और वो मुलाजिम देख रहा था कि पानी कहां तक पहुंचा है। शारिक काफी देर तक वहां खड़ा उससे बातें करता रहा और फिर टहलता हुआ मजीद आगे निकल गया। जब वो खेतों में तवील चक्कर काटता हुआ वापस आया तो 10 बज रहे थे।
गोनका बरामदे में कुर्सी डाले बैठा था। अब क्या प्रोग्राम है शारक बाबू? नोनखे ने उसे देखते ही पूछा। यूजा वापस आए तो प्रोग्राम बनाते हैं, शारक ने उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। और जीजा 12 बजे के करीब फैसलाबाद से वापस आ गया। हाँ भाई, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? शारक ने पूछा। फैसलाबाद के हालात ठीक नहीं है शारक बाबू, जीजा ने जवाब दिया। शादक को तकरीबन 1 हफ्ता पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूं तो वो पहले भी कई बार पकड़ा गया था, लेकिन हर मर्तबा कुछ ले दिलाकर छूट जाता। लेकिन इस मर्तबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। प्रेस अभी उसके काम नहीं आ सका। उसे बाकायदा गिरफ्तार करके चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। सिर्फ सादक ही नहीं, इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले और भी बहुत से बंदे पकड़कर बंद कर दिए गए हैं। उनमें साईं अल्लाह रखा भी है। साईं अल्लाह रखा भी पकड़ा गया? दोनों का ये नाम सुनकर चौंक गया। हाँ जी, जीजे ने इस बात में सर हिलाया। पुलिस ने जब उसके अड्डे पर छापा मारा था तो उसने मुकाबला करने की कोशिश की थी। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक पुलिस वाला और एक साईं अल्लाह रखा का आदमी मारा गया। साईं अल्लाह रखा था तो अब बचना बहुत ही मुश्किल है। बेवकूफ, नौलखा बुड़बुड़ाया। उसे मैंने कई मर्तबा समझाया था कि कभी पुलिस से मुकाबला करने की कोशिश मत करना। नौलखे के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। साईं अल्लाह रखा उसका खास आदमी था। फैसलाबाद में माइदी जुग्गी वाला मुनिशियात का अड्डा नौलखे ने शुरू किया था और साईं अल्लाह रखा शुरू वहीं से उसके साथ था। नौनता जब शारिक की सांस फैसलाबाद से लाहौर की तरफ भागा था तो नौलखे ने अपना वो अड्डा साईं अल्लाह रखे के हवाले कर दिया था। साईं अल्लाह रखा लाहौर में भी नौलखे के पास आता रहता था। वो खुद तो पुलिस से बरसरे बेकार हो गया था, लेकिन उसने साईं अल्लाह रखा को हमेशा ये हदायत दी थी कि पुलिस से कभी तसादुम मोल ना ले, बल्कि कुछ ले दे के अपना धंधा चलाता रहे। अब तक तो वो यही कुछ करता आया था, लेकिन बिलासर उसने पुलिस से पंगा ले ही लिया और कत्ल के केस में फंस गया। नौलखा जानता था कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन वो अपने दोस्त को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। इसका मतलब है कि मैं फैसलाबाद में रुकने की बजाय सीधा लाहौर जाना होगा, शारिक ने कहा। मेरी ये तजवीज़ है शारिक बाबू, नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम समींदा और शाहपरी को लेकर लाहौर चले जाओ, मैं फैसलाबाद रुक जाऊंगा, नौलखे ने जवाब दिया। मैं समझ रहा हूं तुम फैसलाबाद क्यों रुकना चाहते हो, शारिक बोला, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त तुम साईं अल्लाह रखे की कोई मदद नहीं कर सकोगे। नहीं शारिक बाबू, नौलखे ने कहा, उसकी मदद करने का यही मौका है। तुम जानते हो पैसे में बड़ी ताकत होती है, मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। उसके हाथों पुलिस का आदमी मारा गया है और पुलिस उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा क्या तुम पुलिस का सामना कर सकोगे, जबकि पुलिस को तुम्हारी भी तलाश है? कुछ भी हो शारिक बाबू, मैं साईं अल्लाह रखे को अकेला नहीं छोड़ सकता, नौलखे ने जवाब दिया। शारिक उसे काफी देर तक समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। नौनता किसी भी सूरत में लाहौर जाने को तैयार नहीं था। वो इस बात पर बदीद था कि फैसलाबाद में रहकर साईं अल्लाह रखे को पुलिस से छुटकारा दिलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम फैसलाबाद में रहोगे कहाँ? मेरे पास ठिकाने बहुत हैं शारिक बाबू, नौलखे ने कहा। तुम मेरा बिल्कुल फिक्र मत करो, बस तुम इन दोनों लड़कियों का ख्याल रखना। बल्कि मेरा मशवरा है कि शाहपरी को भी मेरे पास ही छोड़ जाना। चंद रोज आजादी से घूम फिर लेगी, लाहौर जाकर तो उसे आजादी से घूमने फिरने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ चंद रोज से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं लाहौर आ जाऊं तो फिर हाजी से भी निमट लेंगे, नौलखा बोला। हाँ, उससे तो हिसाब बराबर करना ही होगा, शारिक ने कहा। फिर चंद नमों की खामोशी के बाद बोला, तो फिर मेरा ख्याल है आज शाम को हम यहाँ से निकल जाएंगे। जीजा मेरे साथ लाहौर जाएगा, तुम फैसलाबाद बस से उतर जाना, हम उस बस पर आगे चले जाएंगे। जीजा तुम्हारे साथ जाएगा, नौलखे ने पूछा। हाँ, शारिक ने इस बात में सारी लाया। वो लाहौर में 2-3 दिन मेरे पास रहेगा, फिर उसे पैसे देकर कोयटा रवाना कर दूंगा ताकि वो किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त करके अपने बेटे का मुकदमा लड़ सके। ठीक है, नौलखे ने कहा। उस वक्त 2 बजने वाले थे। फतेह मोहम्मद ने आकर बताया कि वो दूसरे कमरे में खाना लगा चुका है। वो लोग बरामदे से उठकर कमरे में आ गए। आज़िकन शान सुबह से नहीं आया था, ना ही खेतों में दिखाई दिया था। फतेह मोहम्मद, शारिक ने खाने के बाद कहा, तुम सियाल साहब की हवेली चले जाओ और उन्हें बता दो कि हम आज शाम से पहले पहले यहाँ से जा रहे हैं। वो दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ आ जाएं। मैं सियाल साहब की मेहरबानी का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। आज जुमेरात है जी, सियाल साहब तो दरबार गए हैं, कल शाम तक वापस आएंगे, फतेह मोहम्मद ने बताया। दरबार? शारिक ने अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ जी, फतेह मोहम्मद ने कहा। वो हर जुमेरात को सुबह सवेरे हजरत सुल्तान बहू के दरबार चले जाते हैं और जुमे की शाम को आते हैं। ओह, शारिक इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सका। हजरत सुल्तान बहू का दरबार जन से चंद मील आगे था। वो दूर से अकीदतमंद वहां आते थे। अकरम सियाल भी उनके अकीदतमंदों में शामिल था, तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। अकरम सियाल भी उनके अकीदतमंदों में शामिल था, तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी। लेकिन बात यह फतेह मोहम्मद, वो उसकी तरफ देखकर बात जारी रखते हुए बोला, जी जैसे में जो हालात मालूम हुए हैं उनके पेश नजर हमारा आज ही यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। अगर हम आज यहाँ से ना गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारा जाना बहुत जरूरी है।
शाल साहब से मुलाकात ना होने का अफसोस रहेगा। तुम ऐसा करो, अभी गाँव चले जाओ और समीना और शाहपरी को यहाँ ले आओ। हम 5 बजे तक यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है जी, मैं भी गाँव चला जाता हूँ, फतेह मोहम्मद ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद फतेह मोहम्मद गाँव की तरफ चला गया। वो तकरीबन 4:30 बजे वापिस आया था। उसके साथ समीना और शाहपरी भी थी। उन दोनों ने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए थे। समीना ने बताया कि उसने तो अकरम शाल की बीवी के कपड़े पहने थे और शाहपरी ने उसकी बेटी के। ये कपड़े चंद रोज पहले ही सिलवा कर रखे गए थे। समीना ने तो कहा था कि उन्हें कोई इस्तेमालशुदा कपड़े दे दिए जाएं, लेकिन अकरम शाल की बीवी बदीब थी कि वो नए कपड़े ही पहने। उन कपड़ों के साथ लैनन की चादरें भी थी। 5:15 बजे के करीब वो लोग डेरे से रुखसत हो गए। फतेह मोहम्मद कुछ दूर तक उनके साथ आया, फिर शारक वगैरह से हाथ मिलाकर वापस चला गया। वो लोग खेतों के दरमियान पगडंडियों पर होते हुए सड़क पर पहुंचे तो 6 बजने वाले थे। उस जगह सामने की तरफ से कच्ची सड़क भी उस हाईवे से आकर मिलती थी। जंग शहर उस जगह से बाईं तरफ तकरीबन 4 मील के फासले पर था। वो लोग बस के इंतजार में सड़क पर खड़े रहे। आधा घंटा गुजर गया। इस दौरान कई बसें वहां से गुजरनी थी, मगर वो सब की सब फैसलाबाद जाने वाली थी। एक बस लाहौर की थी, लेकिन उसमें कोई सीट खाली नहीं थी। फैसलाबाद की बस पर वो बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि फैसलाबाद से बस तब्दील करनी पड़ती। 7 बज गए। लाहौर जाने वाली तमाम बसें भरी हुई थी। बिलातर वो फैसलाबाद ही की बस पर बैठ गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो फैसलाबाद पहुंच गए। नोनता और शाहपरी नडवाले अड्डे पर ही उतर गए, क्योंकि उन्हें गुलबर्ग की तरफ जाना था। शारिक वगैरह को लारी अड्डे पर उतरते ही लाहौर की बस मिल गई, जो अपने स्टैंड से निकल रही थी। शारिक और समीना एक ही सीट पर बैठे थे और दूसरी सीट पर जीजा। शंदीप ने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि उसका चेहरा तकरीबन छुप गया था। शारिक सर झुकाए हुए था, जैसे ऊँग रहा हो। फैसलाबाद में उसके लिए खतरा था। अगर उन दोनों में से किसी एक को भी पहचान लिया जाता तो गड़बड़ हो सकती थी। फैसलाबाद शहर से निकल आने के बाद भी काफी देर तक शारिक सर झुकाए ऊँगता रहा। माना वाला वे करीब पहुंचकर समीना ने उसे कूनी से टोका मारा तो वो संभल कर बैठ गया। क्या बात है? शारिक ने समीना की तरफ देखा। कुछ नहीं, सीधे होकर बैठ जाओ, समीना ने कहा। शारिक खिड़की की तरफ बाहर देखने लगा। सड़क के दोनों तरफ आबादी थी। बस जैसे ही रुकी, हाकरों ने यलगार कर दी। 1-2 आकर बस के अंदर भी घुस आए थे, जिन्हें कंडक्टर ने डांट डपट कर बस से उतार दिया। बस माना वाले के स्टॉप पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकी थी और फिर उसका सफर दोबारा शुरू हो गया। शारिक दर घुमा घुमा कर बस के मुसाफिरों को देख रहा था। अगर ये अभी 10:30 ही बजे थे, लेकिन बहुत से मुसाफिर ऊँग रहे थे। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। गहरी तारीकी थी, कहीं कहीं धुओं की रोशनी नजर आ जाती थी। शेखुपुरे के स्टॉप पर बस तकरीबन 5 मिनट रुकी। यहाँ 2 मुसाफिर उतरे और 2 सवार हुए। बस से उतरकर वो तेज तेज चलते हुए शेरावाला गेट की तरफ सर कलर रोड पर आ गए। उन्हें फौरन ही टैक्सी मिल गई। चुपुर जी शारिक ने टैक्सी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, भाई ट्रैफिक 10 रुपए ज्यादा होंगे सर जी। ड्राइवर ने कहा, दे देंगे यार, शारिक ने जवाब दिया। टैक्सी हरकत में आ गई और सर कलर रोड पर शाही कला और मीनार पाकिस्तान के करीब से होती हुई दाता दरबार की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी। दाता दरबार और बाटी चौराहे से दाईं तरफ मुड़ते हुए ट्रैफिक जाम होने की वजह से टैक्सी शुरू हुई। जिस जगह उनकी टैक्सी रुकी, जिसके ऐन सामने सड़क के दूसरी तरफ वो दुकान थी जो कानूनी तौर पर अब भी शारिक की बल्कियत थी। दुकान बंद पड़ी थी। दाईं तरफ 5 सिगरेट, चाय, हलीम और इस किस्म की छोटी छोटी लातादाद दुकानें थी। उन दुकानों के लोग भी शारिक को पहचानते थे। उनकी नजरों से बचने के लिए शारिक ने सर झुका रखा था। तकरीबन 5 मिनट बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ तो टैक्सी हरकत में आ गई। आगे चलते पता चला कि एक वैगन ने तांगे को टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया था। बहुत ही मोड़ घूमने के बाद टैक्सी पार के साथ उस सड़क पर दौड़ने लगी तो सीधी चुबुर्जी की तरफ चली गई थी। पार खत्म होने के बाद चुबुर्जी से पहले शारिक ने टैक्सी रुकवानी। किराया अदा किया और वो चारों नीचे उतर आए। सड़क पार करके नाले की पुलिया अबूर करने के बाद वो छोटी सड़क पर आ गए, जहाँ से शाम नगर का इलाका शुरू हो जाता था। उस सड़क पर एक रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान और 2 सिगरेट के कैबिन खुले हुए थे। हलवाई की दुकान के सामने पहुंचकर 2-3 ओबाज किस्म के लड़के बैठे हुए थे। शमीना को देखकर उनमें से एक ने हल्की सी सीटी मिटाई। शारिक ने एक नजर घूर कर उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन रुका नहीं। रेस्टोरेंट से थोड़ा ही आगे हुए एक गली में घूम गए और फिर उस गली में आ गए जहाँ शारिक का वो मकान था, जिसके बारे में समीना के अलावा और किसी को इल्म नहीं था। वो मकान के सामने रुक गया। आनी गेट के ऊपर हाथ डालकर उसने अंदर का कुंडा खोल दिया और गेट खोलकर वो अंदर दाखिल हो गए। शारिक बरामदे में खड़ा चंद में इधर उधर देखता रहा, फिर ऊपर की चौखट पर कुछ टटोलने लगा। चाबी उसी जगह मौजूद थी जहां तवील अरसा पहले उसने रखी थी। उसे टटोर कर ताला खोला और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा बंद करने के बाद ही शारिक ने बत्ती जलाई। शारिक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो तवील अरसे बाद यहाँ आया था। समीना ने भी चादर उतार दी। उसके चेहरे पर भी कुछ अजीब से तासरात ऊपर आए थे। इस मकान से उसकी बड़ी यादें वाबस्ता थी। जब वो पहली मरतबा फैसलाबाद से लाहौर आई थी तो शारिक के साथ इस मकान में आई थी। उस रात को वो कभी नहीं भूल सकती थी जो उसने शारिक के साथ एक ही बिस्तर पर गुजारी थी।
उस हाथ का एक एक लम्हा उसे याद था। वो सारा मंजिर फ्रेम की तरह उसकी आंखों के सामने घूमता चला गया। शारिक आगे बढ़ गया और कमरों की बत्तियां जलाता चला गया। हर चीज पर गर्द की तय जमी हुई थी। सफाई करने के लिए पूरा दिन दरकार था, लेकिन इस वक्त भी वो यही कर सकते थे कि सोने के लिए बिस्तर वगैरह झाड़ लें और सुबह पूरे घर की सफाई करें। और थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरों में बिस्तर वगैरह झाड़ने लगे। शारिक ज्यादा झाड़ रहा था कि बाहर के गेट पर दस्तक की जोरदार आवाज उभरी। शारिक और समीना उछल पड़े और मानी खीज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी दौरान दस्तक की आवाज फिर उभरी। इस मर्तबा दरवाजा ज्यादा जोर से दड़दड़ाया जा रहा था। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।